देखो, okay, let's start today's session with substantive procedures. Okay, then we have to go to large volume of transaction and to predictable. एक ये करना करेक्ट इनकरेक्ट के लिए ओ या फिर एमसीक्यू के लिए सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर जनरली मोर एप्लीकेबल टू लार्ज ट्रांजैक्शन के लिए लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन में ये यूज होते हैं बिफोर नीड टू इंक्रीज नेचर ऑफ रिस्क रेलेवेंट टू डिजाइन ये इसका एग्जांपल रीड करके चलना क्वेश्चन घुमा सकते हैं यहाँ से भी वो करेक्ट इनकरेक्ट के लिए external confirmation element for example accounts receivable balance although external provide इसके पॉइंट स्पेसिफिकली बताए जा रहे हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन है सब्सटेंटिव प्रोसीजर एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स इसमें ना देखो जैसे एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर है ना हेडिंग ये देना इसकी एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड एज सब्सटेंटिव एसएपी यूज होंगे कब बस इसकी ना हर पॉइंट की ना एक पहली पहली लाइन ये लिख के चलना एग्जांपल तक ये वाली इतनी जैसे इसका ये लिख के चलना मतलब ऐसे 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 लिख के चलना क्योंकि यहाँ से पूछ सकते हैं एग्जांपल छोड़ अपनी मर्जी है तुम्हारी अगर कर पाओ तो वेल डन नहीं कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है मतलब ये ऊपर वाला करके चलना इसमें मतलब चौथे पॉइंट में क्या था चौथा वाले में उसमें मैटर्स है जैसे फैक्टर्स असिस्टिंग इन डिटरमाइन एक्सटर्नल कंफर्मेशन आर टू बी परफॉर्म्ड एज एसएपीज इंक्लूड कंफर्मिंग पार्टी नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर कंफर्मिंग पार्टी सामने से हम कंफर्म करवा रहे हो नॉलेज और एबिलिटी और विलिंगनेस ऑफ इंटेंडेड कंफर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड मतलब सामने से मतलब अगर वो सामने से अगर नहीं कर पा रही कंफर्म या फिर मान लो ज्यादा ही कॉस्टली पड़ रहा है हमें मान लो कोई और कहीं और रहती है तो वो पॉइंट है कि जैसे मान लो कोई एक पार्टी जैसे पॉइंट इसके अंदर के लिखने हैं हाँ अगर जितने लिख पाओगे ना उतने तुम्हारे मतलब बेटर जैसे अब इसके अंदर क्या है ऑब्जेक्टिविटी ऑफ ये वाला इंपॉर्टेंट है कीवर्ड्स जैसे मैं बात करूं इसमें क्या है एबिलिटी और विलिंगनेस ऑफ इंटेंडेड देखो सबके अंदर क्या है इंटेंडेड विलिंग पार्टी है तुम इसका ऐसे नोट भी बना सकते हो इंटेंडेड विलिंग पार्टी इसके आगे दो फर्दर बना दिए 2 पॉइंट तुम्हारे बन गए इसके उसके अंदर भी ऊपर में भी देखो इंटेंडेड मतलब कन्फर्मिंग पार्टी होगा तो तुम उसके ऐसे लाइन बना के बाहर निकाल सकते हो लेकिन नोट्स मतलब ऐसे हो कि तुम इसको एक्सप्लेन कर पाओ मतलब तुम बाद में जब रिवीजन करो वहां दिक्कत ना है बस assertion refers to use of assertion ये पढ़ के जाना जरूर मस्त आई वाला 1 स्टार देता हूँ इसके लिए मैं पेपर में डायरेक्ट मेरे ख्याल से पूछे ना पूछे लेकिन ये पूछ सकते हैं ये क्या चीज है इसके अगेंस्ट में क्या चीज है क्वेश्चन आ चुके हैं इसमें तो ये करके जाना जरूर अच्छा वही वाला ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या असर्शन मतलब एजर्शन क्या होती है मतलब कट ऑफ है ये क्या चीज है क्लासिफिकेशन है तो इसको जरूर पढ़ के जाना कौन सी कब होती है क्योंकि देखो ये जो क्या कहते हैं जो ये ट्रांजैक्शन और ये होती है ना ये प्रॉफिट एंड लॉस को इफेक्ट करती हैं ये हमारे मतलब इनकम और एक्सपेंस को इफेक्ट करती हैं ये वाली चीजें सारी कट ऑफ वगैरह हम उसमें कितने भी लेंगे एग्जिस्टेंस राइट कंप्लीशन वैल्यूएशन ये करती है हमारी बैलेंस शीट को इफेक्ट हाँ वहाँ पे एसेट और लाइबिलिटी को इफेक्ट करेंगी ये प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर दोनों को इफेक्ट करता है ये मिक्सचर होता है ये कहाँ हमें क्या डिस्क्लोज करना है स्केड्यूल 3 का फॉर्मेट हो गया गवर्नमेंट मैनेजमेंट इसमें ठीक है छोड़ो इलस्ट्रेशन अब देखो ऐसे इलस्ट्रेशन ये प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन ऐसे काम आती है ये कैसे हमें चेक करना होता है अब एग्जाम प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन यहाँ से भी पूछ सकते हैं हाँ एक क्वेश्चन भी था मेरे ख्याल से कुछ था यहाँ से करके जाना ये वाला एग्जाम्पल दोनों कुछ था मेरे ख्याल से ऐसा क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन था डेप्रिसिएशन वाला ये था इसको करके जाना छोड़ना मत इसको क्या क्या चीजें होंगी इस एग्जाम्पल को स्पेसिफिकली इसके ऊपर वाले को भी बल्कि क्योंकि ये वाला पूछ एमटीपी में डाल चुके हैं मेरे ख्याल से ये वाला करके जाना एक बार
दोनों लिख लिए मैंने, दोनों लिख लिए। हाँ ये पूछ रखा था एग्जांपल, ऐसा सेम ऐसा था, मतलब वैल्यू हाँ मैं सेट अलग एग्जाम्पल होगी। तो मैं सारे कर रहा हूँ, टिक मार रहा हूँ जो हाईलाइटेड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वाले को स्पेसिफिकली करके जाना, ये एजर्शन वाले को। जैसे ठीक। सिक्योरिटी डिपॉजिट ये वाला आ गया, उसके अंदर तुम क्या क्या चीजें चेक करेंगे, वो थोड़ी करके जाना। नेगेटिव एजर्शन एक्सप्रेसिंग लाइक ठीक है, इसको छोड़ो। सम ऑब्जेक्शन और डेटाबेस में हेल्प इन डिसाइडिंग अपॉन टेक्निक, सीरियस एविडेंस रीजन रिलायबिलिटी। एक बार ये चेक करता हूँ मैं ये भी। ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स, कितने ज्यादा पॉइंट्स थे इसमें, मेरे ख्याल से 4 कर लेना। इसमें कोई भी अपनी मर्जी के चार, चार अच्छी तरीके से आए, तुम उसको बढ़िया तरीके से कर पाओ। एनी 4 हेडिंग लिख लेना, इनमें से कोई भी 4 कर लेना। ये जब होगा ना, जब नेगेटिव एसेशन देना है तब का ये 4 पॉइंट देखने हैं। हाँ। ठीक है। Some observation about what may help in deciding upon the, अरे नहीं नहीं, ये नेगेटिव वाला नहीं है। सम ऑब्जर्वेशन क्या लिख रखी है, सम ऑब्जर्वेशन अबाउट ऑडिट एविडेंस में बी हेल्प इन डिसाइडिंग अपॉन द टेक्निक टू बी अडॉप्टेड इन फॉर ऑब्टेनिंग देम। मतलब जैसे नीचे वाला केस होगा तो उसमें कैसे ऑब्टेन कर पाएंगे ऑडिट एविडेंस, वो बता रखा है। जैसे मैं एक जैसे ओके। कोई एक दो पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे देर इज नथिंग मिस्टीरियस अबाउट द एविडेंस विच एन ऑडिटर कैन ऑब्टेन। मतलब नथिंग मिस्टीरियस मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि ऑडिटर जिसको ऑब्टेन नहीं कर सकता, मतलब कुछ ऐसा कोई वो मतलब जादू वगैरह कुछ ऐसी चीज नहीं है जो नहीं कर पाएगा। ऑन विच ही रिलाइज इट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन, वो सीधी इन्फॉर्मेशन। सम ऑफ इट्स ऑब्टेन ओनली बाय डिलीजेंट एफर्ट। मतलब जैसे हमें क्लाइंट से मांगना तो पड़ता है, मेल वगैरह करनी पड़ेगी, मतलब तो वही है कॉमन सेंस, अब उसमें से दिमाग लगाना पड़ेगा जैसे। तो वही चीज है जैसे कि जैसे क्या इफेक्ट है, मतलब जैसे ऑडिट एविडेंस के बारे में क्या ऑब्जर्वेशन है, उसके से हम कैसे निकाल सकते हैं वो बताएगा पॉइंट को। क्या टेक्निक लगा के हम निकाल सकते हैं ऑडिट एविडेंस। जैसे एक और कोई पॉइंट एक्सप्लेन करूँ, एविडेंस रिलाइज इन वेरीज इन रिलायबिलिटी। when auditor recalculates certain figure depreciation he may completely convinced about the reliability of company figure। जैसे मान लो जैसे उन्होंने डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकाली थी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो सारी लिख दी जो भी अमाउंट आनी थी। हमने अपनी वर्किंग बनाई, एक्चुअल कॉस्ट ली, क्या डब्ल्यूडीबी रेट था, और हमने अपनी वैल्यू निकाली। अगर ये दोनों मैच करिए तो हम रिलाई कर लेंगे, अगर नहीं करी तो हम इसको हम चेक करेंगे क्या गलती थी, कोई डिलीशन वगैरह कोई कोई कुछ और चीज ना हो। अगर हमारी वर्किंग प्रॉपर फाइनल प्रॉपर थी तो हम इसके अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट में के अंदर चेंज करवा देंगे ऑडिट एविडेंस, वो हमारा ऑडिट एविडेंस होगा। तो ये चीज होती है, ये बहुत प्रैक्टिकल है, ये चीज होती है बिल्कुल। कोई भी ऐसे 4 पॉइंट कर लेना अपनी मर्जी के। जैसे 2 पॉइंट देखो ऊपर वाले के रहे थे, बहुत इजी थे अभी ये वाले। ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए क्या ऑडिट एविडेंस क्या क्या हो सकते हैं, उनका नेचर क्या है, वर्चुअल, ओरल और डॉक्यूमेंट्री। एग्जांपल में देख, एग्जांपल से हाँ पूछ सकते हैं ये, बस एग्जांपल से ये पूछ सकते हैं 21 के अंदर कवर होगा बस। बस ये एमसीक्यू के लिए आएगा और कुछ नहीं आएगा ये वाला। हाँ, ये इस बार के आरटीपी में आया था, मैंने देखा था। अच्छा भाई, इतना नहीं पता मेरे को, अगर वैसे आया तो बस मैंने बढ़िया है भाई, देखा कि था इसका आंसर में। डॉक्यूमेंट, उसमें पूछ लिया था कि ओरल विजुअल है कि वो है, कौन सा है, ये पूछ लिया था। अच्छा अच्छा, फिर एग्जांपल करके जाना उसके साथ साथ उसके क्या क्या है। रिलाय रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी, रेलेवेंट लॉजिकल कनेक्शन, रिलायबिलिटी, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी, इसको छोड़ो, इसको ज्यादा ही मेरे ख्याल से नहीं है। ये वाला करके जाना, ऊपर वाला छोड़ो, बस इतना बहुत है तुम्हें। बाकी ऐसी ये जरूर लिख के आना। ऑडिट एविडेंस जो तुमने ऑब्टेन किया है वो तुम्हारी उसकी रिलायबिलिटी कब कब बढ़ जाएगी, जब तुम इंडिपेंडेंट सोर्स से किया हो, रिलेटेड कंट्रोल इफेक्टेड हो, मतलब जो उस पर कंट्रोल लग रहे थे, इंटरनल कंट्रोल या जो भी थे वो इफेक्टिव हो। अगर तुमने डायरेक्टली ऑब्टेन किया, मतलब जैसे हमें कंफर्मेशन मंगवानी होती है, अगर हम उसको डायरेक्ट रिसीव करेंगे उतना वो रेलेवेंट होगी, मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी रिलायबिलिटी उसकी। मान लो किसी और के थ्रू रूट होके नहीं आई। डॉक्यूमेंट्री फॉर्म मतलब प्रिंटेड, मतलब वो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म मतलब डॉक्यूमेंट बनाओ ओरिजिनल। प्रॉपर। जैसे मैं बात करूँ कैश सर्टिफिकेट होता है, वो क्लाइंट या फिर कंपनी के लेटर हेड पे प्रिंट होके हमें उसकी फिर वो स्कैन होता है या फिर प्रिजर्व करके रखना होता है। कैश सर्टिफिकेट बनता है ना, जिस डे पे हमें ऑडिट हम जैसे कैश वेरीफाई करेंगे ना, तो उस डे पे उसका कैश सर्टिफिकेट बनता है उसका, कि हमने चेक कर लिया, सामने वाले क्लाइंट के साइन होंगे, जिसने कैश वेरीफाई किया उसका साइन होंगे, डिटेल्स होंगी कितनी पे कितने नोट्स थे मेंटेन कंपनी के पास। तो वो चीज़ होती है। और जितना ओरिजिनल होगा तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट, उतनी उसकी रिलायबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो ये ज़्यादा, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर बस उनकी ना लाइनें लिख रखी हैं, अब तुम वो देख लेना तुमने इसको कैसे लाइनों में फॉर्मुलेट करना है, क्योंकि ये डायरेक्ट तुम इसको लिखोगे तुम्हारे नंबर कटेंगे।
तो तुम उसको कोई लाइन में ऊपर देख लेना, उनको लाइन में कैसे लिख रखा है, तो लाइन के अकॉर्डिंग लिखना इन 5 पॉइंट को, और जरूर लिखना इसको। ओ, अब आ गया रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। इसमें से एक तो डेफिनेशन कर लेना बस, ये वाले एक तो ये कर लेना क्या होती है, नहीं मतलब रुको क्या लिख रखा है, डील विद, चलो ये तो वो बता रहा है सेक्शन ऐसे 580 क्या कहता है, ये वाला है ना, इसकी डेफिनेशन ये करके जाना, मतलब जो नीचे तक है वो। ठीक है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ऑडिट एविडेंस, ऑब्जेक्टिव इसके थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे ये भी है लेकिन ये थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ये लिख के चलना, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट एविडेंस। एक यहाँ पे भी था कुछ, इसमें मैनेजमेंट से हम मंगवाते हैं, इसको ना रीड करके चलना, इसको इसको रीड मैनेजमेंट। करके चलना जल्दी से, इसको ना रीड, इसको ना एक रीडिंग मार लेना, इसको बस खाली लिखना मत, अगर तुम्हें लगे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तब लिख लेना, पर अदरवाइज इसको छोड़ देना, मतलब रीड करके जाना बस खाली। हम्म। Return representation. Auditor shall request management to provide a WR. It's fulfill responsible for preparation of financial statement. Audit evidence obtained during audit that management fulfilled responsibility is not sufficient without obtaining confirmation from the. This is because auditor is not obtained. ये करके चलना, करेक्ट इनकरेक्ट के लिए ये वाला, इतने वाला करेक्ट इनकरेक्ट के लिए, पहले से एंड तक। यहाँ से ये इतने 2 पैरा करेक्ट इनकरेक्ट के लिए रिकॉर्ड, ये वाला स्पेसिफिकली ना मेरे को ये वाला थोड़ा ज्यादा लगता है, करेक्ट इनकरेक्ट के लिए इतने वाला पैरा, ये वाला स्पेसिफिक करके जाना इस वाले को, क्योंकि ना देखो ऑडिटर इज नॉट एबल टू जज सोनली और ऑन अदर ऑडिट एविडेंस, मतलब खाली वो नहीं कर सकता खाली ऑडिट एविडेंस, मतलब सामने क्लाइंट हमें उसकी रेट मतलब कुछ ऐसे प्रेजेंट करके देगा, सिग्नेचर वगैरह होंगे, हम उस पर बिलीव करेंगे ना उस चीज पे, वरना वो तो कुछ भी कर देगा, मतलब चलो डेट ऑफ पीरियड कवर्ड बाय रिफॉर्म ऑफ रिटर्न, इसको रीड कर लेना, इस पॉइंट को, फॉर्म ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को बस रीड, ये करके जाना। अगर तुमने रिक्वेस्ट की थी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन उन्होंने लेकिन प्रोवाइड नहीं की, नॉट प्रोवाइडेड, तो उस केस में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे मैटर को मैनेजमेंट के साथ, रीवैल्यूएट करेंगे क्या इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट की, इंटेग्रिटी और इवैल्यूएट इफेक्ट ऑफ दैट रिलायबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन वो कितनी थी, और टेक अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे हम, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कोई ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है मतलब अपनी मॉडिफाई कर सकते हैं हम, तो ये करके जाना कि अगर तुमने रिक्वेस्ट की थी रिप्रेजेंटेशन लेकिन तुम्हें प्रोवाइड नहीं करी गई, तो ये जरूर करके जाना, ये वाला क्वेश्चन डबल मार्क कर देता हूँ, स्टार नहीं दूंगा लेकिन मार्क दे देता हूँ डबल। ऑडिट एविडेंस, स्पेसिफिक कंसिडरेशन, इन्वेंट्री SA 501, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई इसके लिए, इन्वेंट्री वाले के लिए, ये वाला इतना इतना, और ये तो तुम अगर करो तो मतलब ये वाला 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है बिल्कुल, बस ये ऊपर वाला क्वेश्चन बन जाता है, इन्वेंट्री मटेरियल है वो, तो यहाँ तुम्हें वैल्यू भी दे सकते हैं, इन्वेंट्री की इतनी थी, मटेरियल थी, तो तुम उस केस में क्या क्या एविडेंस ऑब्टेन करोगे रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन, बस ये क्वेश्चन बन जाएगा, तुम्हें ये एक्सप्लेन करने हैं, हम फिजिकल इन्वेंट्री करेंगे अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल, फिर नीचे एक पॉइंट बता देना कैसे करोगे तुम। अटेंडेंस एट फिजिकल, मैं भी इसको करता हूँ अपने नोट्स में से देखता हूँ, इसमें थे कोई पॉइंट्स, एक एक मतलब इसके लिए ना इसमें वो होते हैं कि ना वो तुम करेक्ट करेक्ट इनकरेक्ट और MCQ के लिए ज्यादा बनते हैं, ऊपर वाला डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आ सकता है या केस बेस में ऊपर वाले पॉइंट पे, अब नीचे आते हैं वो उस पर वो बनता है, जैसे एक बार ना वैसे एग्जाम पे ये भी आ गया था, हम मैटर्स क्या होते हैं एग्जाम्पल बताओ इसके, हम जैसे अगर प्लानिंग कर रहे हैं फिजिकल इन्वेंट्री हम सामने जाके करेंगे तो उस केस में हम क्या क्या चीजें चेक करेंगे, क्या क्या चीजें इफेक्ट कर सकती है उसको मैटर्स, क्या नेचर, क्या इन्वेंट्री का नेचर क्या, हम वो देखेंगे कि पेरिशेबल नेचर है, कैसी नेचर है इन्वेंट्री का, कितने स्टेज में, जैसे अगर कोई जैसे बिल्डिंग में हम जा रहे हैं, बिल्डिंग जैसे उसकी इन्वेंट्री है तो कितना वर्किंग प्रोग्रेस, कितना काम हो चुका पिछली बार से, कितना अभी भी चल रहा है, कितना मतलब वो चीज चेक करेंगे, क्या उसके केस में रिस्क है उसके केस में,
क्या हमने एंटिटी ने क्या इंटरनल कंट्रोल लगा रखा है उस केस में, हम वो चेक करेंगे। हम कब देख रहे हैं वो चीज़ चेक करेंगे। बाकी मोस्टली तो यही है, 4-5 चीज़ें याद कर लेना बस अपनी, कोई भी बेसिक चीज़ें हैं। मतलब तुम अगर मान लो कोई सामने स्टॉक ऑडिट पे जा रहे हो, मतलब सामने इन्वेंट्री पड़ी है, तुम उसकी चीज़ में क्या क्या चीज़ें देखोगे, इन्वेंट्री क्या है, उसका नेचर क्या है, कितना काम हो चुका है, मतलब क्या रिस्क है उसमें, रिस्क है तो कंट्रोल क्या लगाया उन्होंने, टाइमिंग क्या है तुम्हारी ऑडिट, मतलब मेन तो यही बन गया तुम्हारे लॉजिक, ऐसे सीक्वेंस बन जाता है तुम्हारा। प्रोसेस ही बताना है पूरा मतलब। हाँ, और इसके आगे अब देखो ये चीजें है ना सारी, करेक्ट इनकरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली, मतलब सारी। क्या फिजिकल इवेंट कंडक्टेड एन अदर डेट, मतलब क्या फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग हम अदर डेट पे कर सकते हैं, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट को छोड़ के। क्या, इफ इन्वेंट्री काउंटिंग इज कंडक्टेड एट अ डेट अदर देन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द ऑडिटर शैल इन एडिशन टू प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस बाय द चेंजेस इन इन्वेंट्री इन काउंट डेट एंड द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्योंकि हमें क्लोजिंग डेट पे चेक करनी होती है ना कि इन्वेंट्री कितनी है 31 मार्च पे, लेकिन अगर हम नहीं जा रहे तो हम उस डेट पे हम चेक करें कि इन्वेंट्री कितनी चेंज हो रही है वहाँ पे। तो मतलब उसके अगेंस्ट में ऑडिट एविडेंस हम ऑब्टेन करें, कुछ ऐसा एविडेंस कि मान लो जैसे डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च होगी, और हम मान लो 2-3-4-5 दिन बाद आ रहे हैं, 10-15 दिन बाद, तो ये 15 दिन के अंदर कितनी भी जितने जो भी चेंजेस हुए हैं, तो उस केस में कुछ ऐसा ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करें कि मान लो जितने भी चेंजेस हुए हैं उस केस में कि हमारे पास एविडेंस हो उस चीज का। अब क्या, ऑफ ऑडिटर अनेबल टू फिजिकल ड्यू टू अनफोर्सिन रीजन, मतलब अगर वो नहीं कर पा रहा कोई ऐसे रीजन से, बाढ़ आ गई है, कोई ऐसा नेचुरल कैलेमिटी का था, तो उस केस में क्या होगा, शैल मेक और ऑब्जर्व सम फिजिकल काउंट्स, मतलब वहाँ फिजिकल काउंट ऑन अल्टरनेटिव डेट, कुछ और कहीं और भी जा सकता है, मतलब कोई कोई और डेट पे स्पेसिफिकली, अगर वो जा ही नहीं पा रहा तो परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर इन और इंटरवेनिंग ट्रांजेक्शन, मतलब कोई और ऑडिट प्रोसीजर लगा सकता है वो उन ट्रांजेक्शन पे। ये हो गया। अटेंडेंस एंड फिजिकल इज इम्प्रैक्टिकल, अगर वो कर ही नहीं पा रहा, बिल्कुल ही नहीं कर पा रहा, तो उस केस में क्या है, स्पेसिफिकली अल्टरनेटिव ऑडिट अल्टरनेटिव प्रोसीजर। प्रोसीजर्स। और मेरे मेरे ख्याल से ना ये क्वेश्चन पेपर में आया था, ये वाला इतना आ चुका है कि मतलब अगर तुम फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग कर ही नहीं पाओगे बिल्कुल, तो उस केस में क्या करोगे, पहले तुम क्या करेंगे, पहले तुम ट्राई करेंगे कि हम जा पाए। अगर हम मान लो बिल्कुल ही पहले तो हम ये ऊपर ये रहोगे तुम, अगर पहले देखो अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस है तो उस केस में अल्टरनेटिव डेट पे करेंगे, लेकिन अगर इनप्रैक्टिकेबल है तो उस केस में हम सबसे पहले अल्टरनेटिव प्रोसीजर लगा के देखेंगे। अगर वो भी नहीं लग रहे तो हम सीधा मतलब मैनेजमेंट से एक बार डिस्कशन तो करेंगे, मॉडिफाइड पर ये लिख देना। प्रोसीजर। नहीं नहीं, एक बार ना ये भी करना कि ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर हम ये भी लगा सकते हैं कि मैनेजमेंट से हम कुछ ऐसा ऑडिट एविडेंस ले ले, ये लिख के आना। बल अगर तुम ऐसे लिख के आओगे ना एक बार, तो ये जरूर लिख के आना ऑल्टरनेट, ये लाइन ऑल्टरनेटिव हम प्रोसीजर्स वो करेंगे फॉलो, लेकिन उसके अंदर ना तुम ब्रैकेट में कुछ ऐसा लिख देना कि हम मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करेंगे कि हम कोई ऑडिट एविडेंस कोई उठा पाए। उसके बाद लिख देना अगर हम वो भी नहीं कर पा रहे भाई, ऑडिट मॉडिफाई कर दो ओपिनियन को हमारी 705 के अंडर। और ये ध्यान रखना कि जब भी तुम ये लिख रहे हो ना और मॉडिफाई द ओपिनियन, तो ये जरूर लिखना इन अकॉर्डेंस विद SS 705, ये लाइन छप जानी चाहिए तुम्हारी। जब भी तुम ये लिखो ना मॉडिफाई और रिपोर्ट कर रहे हैं तो मॉडिफाई ओपिनियन करें तो किस ऐसे के अकॉर्डिंग करेंगे 705 के हाँ, अंडर। तो हर जगह ऐसे याद रखने हैं। मतलब हर जगह तो नहीं, मतलब ये रेलेवेंट ये ऐसे मतलब स्पेसिफिक लाइन है इसकी, हम मॉडिफाई करेंगे SS 705 के अकॉर्डिंग। लिटिगेशन एंड क्लेम्स, नेक्स्ट आ गया इसका लिटिगेशन एंड क्लेम्स। लिटिगेशन क्लेम्स ये सीधा ही लिख लेना, इसके अंदर 3 ही पॉइंट है, हेडिंग बना के सीधा लिख लेना इस केस में। और if auditor has the risk of material litigation claim communication with entities external legal counsel, इसको रीड कर लेना एक बार को, फॉर एग्जांपल इसको रीड कर लेना, इस पॉइंट को ऊपर वाला लिख लेना, इसको एक बार रीड कर लेना। सेगमेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ये लिख लेना, क्योंकि 3 स्पेसिफिक SS 505 है ना, उसमें 3 आते हैं, इन्वेंट फिजिकल इन्वेंट्री वाला तो हमने पढ़ लिया, सेकंड आता है लिटिगेशन एंड क्लेम, थर्ड आता है सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। तो उसके अगेंस्ट में तुम जैसे सेगमेंट इन्फॉर्मेशन है उसके अगेंस्ट में तुम कैसे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करोगे, जैसे हमें इन्वेंट्री के अंदर भी हमने वो सबसे पहले पढ़ा था कि वो हम फिजिकल इन्वेंट्री पढ़ेंगे, उसके अंदर 4 पॉइंट आते हैं आगे, हम वो लगाएंगे या फिर एडिशनल प्रोसीजर लगाएंगे, ये हो गया एक।
लिटिगेशन के प्लेस में हमने 3 पॉइंट पढ़े थे, इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट कर लेंगे, मिनट्स पढ़ लेंगे, लीगल एक्सपेंस अकाउंट चेक कर लेंगे, और सेगमेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर भी ये चीजें चेक करेंगे। तो ये लिख लेना, मतलब इन तीनों केस के अंदर तुम जैसे हेडिंग बना के चलना कि ऐसे 501 के अंदर 3 पॉइंट आते हैं, इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड क्लेम्स और सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। उसके ऐसे उसके ब्लैक तीनों बोर्ड के में केस लिख में के तुम, हाँ एक बार ऊपर लिख जैसे लेना बता ऐसे देख। 501 के अंदर क्या क्या कवर होता है। ऐसे 501 का नाम तो अलग है वैसे, लेकिन क्या क्या अंदर कवर होता है, ये 3 चीजें कवर होती है स्पेसिफिक कंसिडरेशन के अंदर। मैं ये कह रहा हूँ बस। और उसके केस में जैसे 3 चीजें पड़ी, उसके केस में तुम ऑडिट एविडेंस कैसे ऑब्टेन करोगे और क्या क्या ऑब्टेन मतलब कैसे करोगे, वो चीजें बता रखी हैं। चलो ये हो गया हमारा एक तो। बाकी एक्सटर्नल कंफर्मेशन, अभी कितने पेज का चैप्टर पड़ा है अभी? देखता हूँ मैं, इसका तीसरा, 9, 10, 26 इतना है पेज हो अभी रहे तो, हैं। 10, 73 पेज। 76 जा रहे हैं। 74, हाँ 6, 5 पॉइंट, चलो मैं कवर अप कर देता हूँ, चलो इसको भी कर देता हूँ जल्दी। एक्सटर्नल कंफर्मेशन के अंदर हम कैसे करेंगे, ये हमने ऊपर कर लिया, ये वाले पॉइंट्स हमने पढ़े थे ना, वो 5 थे, इंडिपेंडेंट सोर्सेज वगैरह, वो है ये। एक्सटर्नल कंफर्मेशन थोड़ा सा वो है, इनको रीड करके जा, अरे अरे यार इसको, मतलब मैं कह रहा हूँ इनको रीड करके जाना, रीड भी क्या, इनको लिख के भी जाना एक बार, ये लिख ही लेना इन चारों को, तो ये आ जाते हैं पेपर के अंदर। इन सबको एक्सप्लेन करो, 2 को आ गया, कोई 3 आ गया, इनको एक्सप्लेन करो, कोई केस दे देंगे इसमें क्या होएगा, मतलब क्या और कौन सी कंफर्मेशन मंगवाई है हमने, वो पूछ सकते हैं तुमसे, तो ये करके जाना। और एज इट इज तुम्हें लाइन लिखनी पड़ेगी। External, when using, the auditor shall maintain control over external information, including ये external information procedures, इसमें आ तो सकते हैं वैसे, ये वाला ये लिख लेना यार, ये वाला भी। बाकी डिटरमाइनिंग इंफॉर्मेशन छोड़ो, सिलेक्टिंग, ये ऊपर आगे कंफर्मिंग पार्टी ऊपर कर लेंगे, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट मंगवाएंगे हम, लेकिन इसमें था फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड, इसमें कोई 3-4 पॉइंट करके रखना कि फैक्टर क्या कंसीडर करें डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, 3-4 पॉइंट करके रखना, 3 या 4 पॉइंट। स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड रिस्क को, लेआउट हम देखेंगे, प्रेजेंटेशन याद हो जाते हैं तो कि कंफर्मेशन की क्या प्रेजेंट क्या लिखना है, उसका लेआउट मतलब क्या फॉर्मेट रखना है हमने, हम उस प्रायर अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे रख सकते हैं, क्या जैसे हमने चेक करनी है वो उसके बेसिस पे कर सकते हैं, कम्युनिकेशन का मोड क्या होगा, बस ये चीज़ याद रखो, खत्म बस। ठीक। और एक ये ध्यान रखना, हमें फॉलो अप कई बार मेंटेन करके चलना होता है, कहीं मान लो कोई पे नहीं करा तो हमें एक बार फॉलो अप रिक्वेस्ट डाल दे एक बार हम, बस ये पता होना चाहिए, मैनेजमेंट रिफ्यूज टू सेंड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, ये करके जाना हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। क्योंकि अगर मैनेजमेंट ने तुम्हें डिसअलाउ कर दिया कि तुम इसको ऑडिट, उसको सामने वाली पार्टी को रिक्वेस्ट नहीं कर पाओगे, तुम उस केस में क्या क्या चीजें करोगे, तो ये करके जाना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी। अब देखो जैसे कई बार ना, जैसे एस एस टी 260 तुम्हारे सिलेबस में तो नहीं है, जैसे बीच में रेफरेंस दे दिया, तो ये ऐसे कई बार वो पूछ लेते हैं, अगर कई बार कोई चीज आती है ना तो वो ऐसे यहाँ से आ जाता है, क्या लिख रखा है, ऑडिटर कंक्लूड दैट मैनेजमेंट रिफ्यूजल है अलाउ ऑडिटर टू सेंड अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, अगर वो अनरीजनेबल है वो चीज, और ऑडिटर अनेबल टू रेलेवेंट, मतलब उस केस में वो रिलायबल और रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहा, अल्टरनेटिव प्रोसीजर लगाने के बाद भी, द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद दो चार्ज गवर्नेंस। देखो यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो वो ऑडिट रिपोर्ट अपनी क्या रखेगा, एक तो देखो यहाँ पे सबसे पहले वो 260 के अंदर TCWG को रिपोर्ट करेगा, पहले कम्युनिकेट करेगा, उसके बाद वो ऐसे 50 से 5705 के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है ऑडिट रिपोर्ट को। अब देखो यहाँ से होता है, मतलब तुम ऑल्टरनेटिव, कई देखो हमने मोस्टली जगह ऐसे पढ़ेंगे, तुम पढ़ोगे कि ऑल्टरनेटिव लगाने के बाद हम मॉडिफाई ओपिनियन कर देते हैं ऐसे 705 के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले तुम 260 के अकॉर्डिंग TCWG को कम्युनिकेट करोगे, इसको जरूर लिख के चलना, मैं पहले बोल रहा हूँ इस पॉइंट को भी, कि सबसे पहले तुम TCWG को करोगे एज पर ऐसे 260, उसके बाद अगर अगर तुम्हें उसका इम्पैक्ट इतना था कि तुम्हारे रिपोर्ट तुम्हारी चेंज हो सकती है, तुम ऐसे 50 करेक्ट करेक्ट में 70, लिखूं इसे? दोनों में लिख के चलना, क्योंकि इसके नीचे भी तुम लिखोगे ये चीज को,
ठीक। अगर मान लो ये 4 नंबर का आता है तो हमें ये लिखना पड़ेगा ये वाला पॉइंट। ये मेरे ख्याल से ना बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इससे। केस वेस बना देंगे इस केस में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब इसको जरूर लिख के चलना। पहले बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन को तो। रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल, इसको छोड़ो, रिजल्ट नेगेटिव कंफर्मेशन हमने ऊपर पढ़ लिया। एक बार इसको रीड कर लेना, इन पॉइंट्स को एक बार, जस्ट रीड ओनली, पता हो तुम्हें बस क्या है चीजें है। इसको इवैल्यूएट करना, इसको छोड़ो बस इसके लिए तुम्हें। चलो इतना बहुत है आज के लिए।